हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले दोस्तों भी सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र सब्जेक्ट है। इसमें हम चर्चा करने वाले कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम इसमें चर्चा करने वाले दोस्तों गाँव का अर्थ यानी गाँव किसे कहते हैं, गाँव की परिभाषा क्या होती है और सारी चीज़ें इसमें जो ग्रामीण समुदाय के अर्थ होता है उसके बारे में और ग्रामीण समुदाय के क्या क्या भेद हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। आज के इस पेपर में हम चर्चा करने वाले जो चर्चा का विषय होगा दोस्तों वो होगा गांव के ऊपर। गांव में हम लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, वहाँ की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे आप यानी कि अनुपलब्धता क्या है, उपलब्धता क्या होना चाहिए, तो सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो पेपर में कुछ इस तरीके से भी प्रश्न भी आएंगे और ऐसे भी आपको तैयार करने होंगे। उसके बाद में फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो ओबीसी के बारे में होगा। ओबीसी के बारे में वहाँ में जो ओबीसी रहते हैं यानी कि पिछड़े जाति के होते हैं वो किस तरीके से जीवन यापन करते हैं उसके बीच में हम आपको यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आई होप दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लस में वीडियो का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका सारा सब कुछ दिया जाएगा। अब जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, गांव का अर्थ आपको पता होना चाहिए, गांव की परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास करेंगे और अच्छे से आपको यहाँ पे गांव के बारे में बताएंगे। अब जैसे आप लोग रहते हो गांव में किस तरीके से आपका जीवन यापन होता है, गांव की बोली भाषाएं क्या होती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होता है। जैसे जो गांव होता है, गांव का मतलब होता है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय का मतलब होता है जी कि जो ग्राम के सब यानी कि ग्रामीण यानी कि ग्राम के सारे व्यक्ति एक साथ हों तो उसे हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि विभिन्न विद्वानों ने गांव या ग्रामीण यहाँ पे लिखा है कि ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने गांव या ग्रामीण जो भी आप कह सकते हैं शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जहां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि पिछड़े हुए लोग रहते हैं उस क्षेत्र को गांव कहा जाए। तो दूसरे और कुछ विद्वानों ने कहा कि ग्रामीण शब्द उनके लिए उपयुक्त मानता है जहां कृषि का मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया हो। इसी आधार पर कृषक और ग्रामीण का पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसी के माध्यम से अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट महान भाव हैं वो आपको अलग अलग अपना परिभाषा प्रदान किए हैं। तो अलग अलग जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया। बट ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो अगर आप पिछड़े हुए लोग हैं या आप सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग सारे एक ही तरह। गांव का जो मूल बिंदु होता है, यानी कि मूल पॉइंट होता है दोस्तों, वहाँ पे गांव एक शुद्धता का प्रतीक होता है। वहाँ पे बस इतना थोड़ा होता है कि आपकी जो व्यवस्था होती है वो कम होती हैं, वो थोड़ी दूर चल के आपको मिलती हैं। गांव का ये होता है। और जो गांव कस्बे होते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव जो होती हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। तो गाँव और शहर में दो चीज़ें में अंतर पाई जाती हैं क्योंकि शहर में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और गाँव में सारी चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं होते हैं। अब ग्रामीण शब्द की एक व्याख्या नगरीय शब्द के विपरीत की गई है, अर्थात नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ग्रामीण है। ग्रामीण को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम ग्राम कहा जाता है, गांव कहा जाता है। श्रीनिवास जी ने ग्रामीण एवं नगरीय की व्याख्या मनुष्य के उसके प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के आधार पर की है और ग्रामीण अवस्था में मानव के प्रकृति के साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। श्रीवास्तव जी ने भी लिखते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग से लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों। यहीं पे बार्ट्रेंड जी ने कहा है कि ग्रामीणता के निर्धारण में दो आधारों, फर्स्ट आपका है कृषि द्वारा अथवा जीवन यापन यानी कृषि द्वारा आय है का जीवन यापन। सेकंड बताया कि कम घनत्व वाले जनसंख्या क्षेत्र का प्रमुख माना गया है। मैरिल और एल्ड्रिच जी लिखते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं में
यानी कि ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेरिल और एल्ड्रिच जी ने लिखते हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं, अतः सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ग्रामीण समुदाय में मानव के सभी हितों की पूर्ति होती है। यहाँ पे आपको हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। सिम्स महोदय जी ने अपना परिभाषा में लिखते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्रों में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसे समस्त अथवा अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है। सैंडरसन जी ने क्या लिखा है? सैंडरसन जी का कहना है कि ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी जो संस्थाएं हैं सम्मिलित हैं, जिसमें वह खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियाँ तथा पुरवा या ग्रामों में रहती हैं और जो उनकी सामान्य क्रियाओं का केंद्र रहा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार कहा गया है कि एकाकी परिवार से बड़ा संबंधित एवं असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान अथवा निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंधों में आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप में कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है। तो इसी को हम कहते हैं ग्राम। ग्राम जो होता है, जो गांव होता है दोस्तों, उसमें आपको हर प्रकार से उस उपलब्धता और हर प्रकार से आपको सारी चीज़ें सेवन करना पड़ता है और अच्छे से आपको वहाँ पे एक ज़िंदगी, यानी कि आपको एक जो समुदाय होता है सभी लोगों के बीच में रहकर जो वहाँ का गुण होता है वो आपको वहाँ से मिलता रहता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फेयर चाइल्ड के अनुसार। अब यहाँ पे आता है फेयर चाइल्ड जी के अनुसार कहा है कि ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र में जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांश सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसे मूल अभिवृत्तियाँ जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड्स एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। इस प्रकार ग्राम या ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र हैं जहाँ कृषि की प्रधानता बताई गई है, प्रकृति से निकटता, यानी कि प्रकृति का मतलब, प्रकृति से निकटता मतलब वहाँ पे आपको शुद्ध जीवन आपको मिलती है, शुद्ध वायु मिलता है, शुद्ध सारा चीज़ आपको शुद्ध मतलब शुद्धता का प्रतीक बताया गया है। वहाँ पे आपको प्राथमिक संबंधों की बहुलता, यानी कि जो संबंध होते हैं वहाँ पे आपको संबंधों की जो प्राथमिक व्यवस्था बताई गई है। संबंध के बारे में जनसंख्या की कमी होती है, सामाजिक जो है वो एक रूपता, गतिशीलता का अभाव होता है। नहीं एक रूपता यानी कि गतिशीलता भी होती है, कहीं एक रूप हो जाती है, समान रहती है। तो इसी के अकॉर्डिंग दृष्टिकोण एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये था ग्राम के बाद। उसके बाद फिर आता है, अभी तक हमने आपके गांव के बारे में चर्चा करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अन्य, अब आते हैं हम चर्चा करने वाले हैं ओबीसी वर्ग के बारे में। ओबीसी वर्ग क्या है, इसमें ओबीसी के बारे में क्या होता है, ओबीसी के बारे में आप जानेंगे नहीं, आपको हर बार बराबर आपको पूछा भी जाता है पेपर में कि ओबीसी के बारे में अपना मत ज़रूर प्रकट करिए। तो अदरवाइज़ इतने भी क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के लेवल पूछे जाते हैं। आजकल तो शहरों के बारे में पूछा जाता है, गाँवों के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है, उसके बाद में फिर ओबीसी और एससी एसटी के बारे में पूछा। तो अलग अलग जो जनसंख्या है वो आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र जो है उसके अकॉर्डिंग ये आपको प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में। अब पिछड़ा वर्ग जो है वो किसे कहते हैं? पिछड़ा वर्ग जो है वो शब्द जो है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग शब्द है वो समाज के कमज़ोर वर्गों यानी विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 16 में, जो भारतीय संविधान है भाग 16 में तथा अन्य कुछ प्रावधानों में पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां, जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों एवं छोटे किसानों, जिसे लघु किसान कहते हैं, आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये वे लोग हैं जो जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों से नीचे किंतु अस्पृश्य जातियों से ऊँचे हैं। अस्पृश्य जातियों में छोटे जाति
और पिछड़े वर्गों जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 से 1918 में और इसके बाद 1930 से 1931 ईस्वी में किया गया है। सन 1934 ईस्वी में मद्रास में प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई, जिसमें 100 से भी अधिक जातियों को सम्मिलित किया गया, जिनकी कुछ संख्या मद्रास में लगभग 50% थी। और सन 1947 में बिहार में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। अब आता है पिछड़े वर्ग की यहाँ पे स्थापना की गई है। उसके बाद फिर बिहार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद अध्ययन हेतु कुछ सुविधाओं की घोषणा भी की। संविधान में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, किंतु अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की भांति उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। तो ये होता है ओबीसी के बारे में। आप लोग आई होप ओबीसी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो चर्चा किए थे हमने ओबीसी के बारे में। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये सारे जो टॉपिक है दोस्तों, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक छेड़ते रहते हैं और अच्छे से आपको तैयारी भी क्लियर होता रहता है। तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से हम आपको आपके बीच में प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगी और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक दूसरे को वीडियो जरूर शेयर करते रहे। तो आई होप दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित। धन्यवाद दोस्तों।